अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर, कॉटन एक्सपर्ट हैं। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कॉटन की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब शाह साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये बताइए कि पाकिस्तान में कॉटन की अहमियत क्या है? मईशत के अंदर इसका क्या किरदार है और हम इसकी बरामदात को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कपास की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कैश क्रॉप है। दुनिया के पाकिस्तान का बिज़नेस और कॉटन दुनिया का बिज़नेस जो है सारे का सारा वो इसी की वैल्यू एडिशन के अगेंस्ट के गिर्द रोटेट करता है। जितना ज़्यादा वैल्यू एडेबल ये प्रोडक्ट है कॉटन, इतना ज़्यादा शायद हमारी कोई भी एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी क्रॉप इतनी ज़्यादा वैल्यू एडेबल नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हम एक कपास से बनी हुई कॉटन की शर्ट 50-60 डॉलर की बेचते हैं, जो कि कई हज़ारों रुपये में जाती है, उसमें रुई का इस्तेमाल सिर्फ 50 से 100 रुपये तक है। 50 से 100 रुपये तक की कपास या रुई इस्तेमाल करके हम उसको कई हज़ारों में वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसके लिए कपास एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है, और आपका जितने भी एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, अगर आपका रॉ प्रोडक्शन आपके पास अपने कंट्रोल में है तो आप ये समझें कि आपका जितनी प्रोडक्शन है, जितनी आप वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे, वो ऑलमोस्ट सारे का सारा आपका बेनिफिट और आपका सारे का सारा ज़र मुबादला ही होगा। तो किसी भी मुल्क की तरक्की, किसी भी मुल्क की मईशत का अंदाज़ा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो कॉटन की जितनी भी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हमारी हैं, उसमें आलमोस्ट कुछ 60 टू 65% शेयर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का है। तो इस शेयर को बढ़ाने के लिए जब हम अपनी कॉटन प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं, तो लामाला उसमें जो हमारे बेनिफिट्स हैं, जो हमारे नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बजाय इसके कि पहले आप लिंट इंपोर्ट करें, रुई इंपोर्ट करें, उसको प्रोसेस करें, उसमें वैल्यू ऐड करें, फिर उसी को दोबारा एक्सपोर्ट करें। उसके मुकाबले में कितनी कितनी खूबसूरत और कितनी ये मैजिकल बात है कि सारा रॉ मटेरियल आप खुद अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें, जिसके लिए आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस और आपके पास सॉइल जो टाइप्स हैं, जो सॉइल की साख्त है, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो आपको सारे का सारा जोर जो है कॉटन की प्रोडक्शन पर एकड़ यील्ड और ओवरऑल जो नेशनल यील्ड आपकी है उसको बढ़ाने पर लगाना चाहिए, ताकि उसको आप वैल्यू एडेबल करके तो उससे मैक्सिमम अपना ज़र मुबादला जो है वो कमा सकें। अभी तो सूरत हाल ये है कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी कॉटन जो है वो पैदा नहीं कर पा रहे। सबसे पहले ये बताइए कि हम अपने मुल्क की पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं और सरप्लस होने की सूरत में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुल्क की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं बेसिक R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, कि पिछले 10 से 15 सालों में हमने देखा है कि क्लाइमेट ने बहुत ज़्यादा पलटे खाए हैं। आबो हवा बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। जहाँ कभी हमारे यहाँ जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे या कॉटन प्रोड्यूसिंग जोन्स थे, जो कि वहाँ पे टेम्परेचर प्रिवेल करते थे, या जो क्लाइमेट ओवरऑल हम क्लाइमेट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, आबो हवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिवेल करते थे, वो उसमें तब्दीली आई। उस तब्दीली के साथ साथ क्या हुआ कि फौरी तौर पर हमारी जो प्रोडक्शन थी वो डिक्लाइन की है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट हो रही है, उसी तरीके से इंसान के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तानियों के अंदर सहल पसंदी का अंसर भी बहुत गालिब आ गया है। उस वजह से जो टेक्निकल इश्यूज थे या जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो भी फार्मर्स की कम हुई है। तो अब हम R&D को कहते हैं, तो उस चीज़ों को, उस गैप को कवर करने के लिए हमारे पास एक ही शुबा है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कि हम कॉटन की वैराइटीज़ के अंदर, कॉटन की इकसाम के अंदर इस किस्म की डेवलपमेंट करें, इस किस्म की टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें। कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पहले अमेरिकन सुंडी और चितकबरी सुंडी बहुत आया करती थी, आज से 15 साल या 20 साल पहले चले जाएं। तो उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी हुआ और इसमें इजाफा हुआ इसके हमले में। उसको हमने
टैकल किया है किस तरीके से विद द सिंगल जीन। जो हमारा क्राई1 AC जीन था उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया, उसको BT में कन्वर्ट किया। उससे क्या हुआ कि फौरी तौर पर हमारा जो पेस्ट था वो कंट्रोल हो गया, जो क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ बढ़ रहा था। उसके बाद अगला प्रॉब्लम आ गया हमारे साथ, जैसे क्लाइमेट बढ़ा तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गया आर्मी वर्म का। उसको फिर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए उसको कवर किया डबल जीन वैरायटी के साथ, क्राई2 AB आ गया हमारा। उसके बाद फिर जैसे ही बारिशें ज़्यादा हुई या ड्राई क्लाइमेट हमारा कम हुआ, हमारे ह्यूमिडिटी बढ़ी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ दो मेन इश्यूज हमारे सामने आए। एक तो जड़ी बूटी का उगना जो था वो बहुत सारा बढ़ गया, और तीसरा पेस्ट कम्प्लेक्स, जो कि किसी भी पेस्ट का या इंसेक्ट का जो प्रोडक्शन है उसका वो डायरेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा होता है क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी के साथ। तो पेस्ट प्रोडक्शन जब बढ़ा तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर क्या है कि हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सहारा लेना पड़ा। हमने ट्रिपल जीन वैराइटीज इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। वो बहुत उसमें कुछ साल लग ज़रूर गए, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी उसको हमने जो हमारी यील्ड डिक्लाइन हो रही थी उसको हमने रोका। उसको हमने देखा है कि हमने लास्ट 2 सालों में 22 में और 23 में हमने जो डिक्लाइनिंग पोजीशन थी पाकिस्तान की क्वार्टर में उसको रोका है, और वो दोबारा से इंक्रीजिंग फेज़ में चला गया है। तो इस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे जो बेसिक टूल है आपके पास वो है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे चल जाएं, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें कॉटन वैराइटीज़ के अंदर, कॉटन ब्रीडिंग थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग और थ्रू एडवांस ब्रीडिंग या थ्रू स्पीडी ब्रीडिंग। तो उससे क्या होगा कि जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ साथ उसको आप काउंटर कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए। पहला टूल तो ये है, पैदावार बढ़ाने के लिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सहारा लें, टेक्नोलॉजी का सहारा लें। दूसरी चीज़ क्या है इसके साथ साथ कि जब आप टेक्नोलॉजी बना लेते हैं या टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्किलफुल फार्मर, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किल लेबर को स्किल कैसे किया जा सकता है, फार्मर को स्किलफुल या उसको एजुकेट कैसे, ट्रेंड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आपको डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पेश आएगी। आपके पास अडॉप्टिव रिसर्च का डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में, आपके पास स्पेशली पंजाब में जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जिसको महकमा तोसी कहते हैं, ज़राअत महकमा तोसी कहते हैं, उसको यूटिलाइज़ करके उनकी ट्रेनिंग करके वो आगे फर्दर फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ट्रेनिंग करें डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के अंदर किस तरीके से कॉटन बेहतर पैदा की जा सकती है और ज़्यादा पैदा की जा सकती है। ये थोड़ा सा ट्रेनिंग का काम है। उस टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है, जो प्रैक्टिस हो रही है, उसको उठाकर वहाँ से फार्मर तक पहुँचाएँ तो वो फार्मर उसको प्रैक्टिस करे। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक R&D, एक आपका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, और तीसरे नंबर पे आपका जो फार्मर कम्युनिटी है जो बेसिक रिस्पॉन्सिबल है बेटर प्रोडक्शन के लिए। वो तीनों के तीनों जब एक हम आहंग होकर उनके अंदर एक हार्मनी आ जाएगी तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ आपकी प्रोडक्शन ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि बहुत ज़्यादा हाई एंगल के साथ बढ़ेगी। जब चितकबरी, गुलाबी और अमेरिकन के हमले शदीद थे हमारी कपास के ऊपर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने 10 साल लगा दिए। अभी क्लाइमेट चेंज पिछले 7 से 8 साल से हम हर गुज़रते साल के साथ नई चीज़ें उसके अंदर देख रहे हैं, और लगता यही है कि इसको भी हम 10 से 12 साल लगा देंगे ओवरकम करने पे। जब भी कोई एक प्रॉब्लम आता है और वो कॉमन होता है और वो इतना बड़ा होता है कि हमें डिज़ास्टर की तरफ लेके जाता है, हम जल्दी रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते, हम तेज़ी से चीज़ों को ओवरकम क्यों नहीं करते, हमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है चीज़ों को समझने और फिर अपने छोटे फार्मर तक उसको मुंतकिल करने में। जी शाह साहब, मैं यहाँ पे ये समझूंगा कि इसमें दोबारा से 3 चीज़ें हमारी डिस्कशन में आएंगी। नंबर 1 कि जो सिनेरियो आज से 7-8 साल जैसे आपने जिक्र किया या 10 साल पीछे का है वो डिफरेंट था। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है स्पीडी ब्रीडिंग का। आप देखेंगे जैसे ही हमारे यील्ड डिक्लाइन कर रही थी कॉटन में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो वही था, तो उसको हमने कुछ टाइम लिया ज़रूर है, लेकिन आप 7-8 साल 10 साल का अरसा नहीं कह सकते। 2020 में, 2021 में, 2022 में आप देखें कि हमारा डिक्लाइनिंग फेज़ था। चीज़ें इनकॉर्पोरेट होने में, चीज़ें थ्रू ब्रीडिंग, थ्रू कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट होने में टाइम लगा ज़रूर है,
लेकिन एक जो टर्म हमारे सामने आई है वो थी स्पीडी ब्रीडिंग की, कि बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने जो कॉटन ब्रीडिंग में इन्वॉल्व थी, उन्होंने स्पीडी ब्रीडिंग का जो टर्म थी उसको ओन किया, उसको प्रैक्टिस किया। और आप देखें कि 22 का प्रोडक्शन नेशनल लेवल पे और 23 का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 90% इंक्रीज इन यील्ड है, 90%। और अगर ये सीजन के एंड में काउंट करें तो मे बी ये 100% तक फिगर चल जाए। तो ये फिगर जो 100% ओवर द ईयर इंक्रीज होना, ये बहुत बड़ी एक लक की बात है और आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि आप चीज़ों को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? नो डाउट इसमें क्लाइमेट का फैक्टर जो था वो भी इन्वॉल्व था। क्लाइमेट में भी थोड़ा सा सपोर्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हम लोग एडवांस कर रहे थे वो चीज़ें थ्रू ब्रीडी स्पीडिंग के बड़ी जल्दी प्रैक्टिस में आ गई हैं और फार्मर तक पहुंच गई हैं। फार्मर ने उसको ओन किया, उसको प्रैक्टिस किया, तो जिससे नताइज क्या मिले, आपके 4.5 मिलियन से 9 मिलियन बेल के ऊपर आप पहुंच गए एक ही साल के अंदर। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है और इसको प्रैक्टिस करके हम बहुत तेज़ी से अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। वो जो पहली बात जो आपके क्वेश्चन का मेन थीम था कि हम इतना लेट क्यों कर देते हैं रिस्पॉन्ड करने में, मेरे ख्याल में वो चीज़ शायद अब किसी हद तक पुरानी होगी, अब इतना लेट नहीं हो रहा। कुछ ही साल पहले की बात है कि फ़ी एकड़ नहरी पानी 34-35 मिनट हुआ करता था, अब वो 12-13 मिनट पे आ गया है। दूसरी तरफ बारिशें या होती ही नहीं हैं, होती हैं तो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे आज ही ग्वादर में मुसलसल 29 घंटे बारिश हुई है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो आने वाले दिनों में जब नहरी पानी जो आज 12 से 13 मिनट फ़ी एकड़ है, 5 से 6 मिनट फ़ी एकड़ पे चला जाएगा और हमारा ज़ेर ज़मीन पानी अगले 5 साल में जो आज 200 फुट पे है, ये 400 फुट से भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तब कॉटन की पानी की डिमांड, ज़रूरत, नीड ज़िंदा रहने के लिए वो कैसे पूरी होगी? जी शाह साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ पहले 32-34 मिनट पानी था और अब 12-14 मिनट या 18 मिनट हो गया, ये मैं समझता हूँ वेरी करता है एरिया टू एरिया, कनाल टू कनाल। कुछ एरियाज़ में जहाँ शशमाही नहरें हैं और वहाँ पे मेन कनाल सिस्टम गुजर रहा है, वहाँ पे पानी का टाइम जो है वो पर एकड़ ज़्यादा है। जहाँ पे सालाना नहरें हैं या नहरों का निज़ाम छोटा है, वहाँ पे टाइमिंग डिफरेंट होती है। ये वेरी करता है हर जगह पे। जो पर एकड़ के हिसाब से जो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ इसमें फिगर डिक्लाइन की गई हों, डेफिनेट, लेकिन मेरे ये नोटिस से बाहर है। अच्छा, अब बात ऐसे है कि कुछ एरिया भी जो आपका ज़ेर काश्त रकबा है वो भी आपका बढ़ रहा है। जैसे आपका चोलिस्तान बड़ी तेज़ी से आबाद हो रहा है, आपका थल साइड जो है ये भी आबाद हो रही है, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ भी आबाद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तो चले नहरी निज़ाम नहीं है, वो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन चोलिस्तान वाला साइड जो है वहाँ पे उसको ज़ेर काश्त रकबा जो लाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ पानी का इस्तेमाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो अब इसको तरीक़ेकार क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर आपको मुतबादल पानी के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। जो ज़ेर ज़मीन पानी है, थ्रू ट्यूबवेल आप उसकी सक्शन करके लेकर इस्तेमाल में लाते हैं। तो जैसे ही आपका ज़ेर काश्त रकबा बढ़ेगा या बारिशों का निज़ाम डिस्टर्ब होगा या फिर बारिशों के निज़ाम के बाद जो आपका नहरी निज़ाम है या दरियाई पानी जो है आप उसको ज़ाया करते रहेंगे और अब डैम की तमीर नहीं करेंगे, तो आपका ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसका लेवल गिरता चला जाएगा। इसको बढ़ाने के लिए एक ही स्ट्रेटजी आपके पास है कि आप डैम्स बनाएं, पानी की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, पानी के जो वेस्टेज हैं उसको रोका जाए, मिनिमम पानी के साथ या ऑप्टिमम लेवल ऑफ वाटर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, पानी के जो वेस्ट हैं उसको ज़ाया होने से बचाएं। तो इस तरीके से आप कम पानी के साथ ज़्यादा बेहतर पैदावार ले सकते हैं। और डैम बनाकर जब हम पानी को कंट्रोल करेंगे तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगले 5 से 7 साल में मुझे तो कोई ऐसा डैम बनता नज़र नहीं आता, यानी आपकी तरफ से हम कॉटन को ना ही समझे। नहीं, ऐसा बात है कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं कि पानी हमारा कम होता ही चला जाए और हम पानी को कंट्रोल ना कर पाएँ और डैम ना बना पाएँ, और हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़ाहिर है सबसे पहले तो ज़राअत का ही सहारा लेना है और फिर अपने बाकी मामलात को चलाने के लिए जो वैल्यू एडेबल हमारे पास क्रॉप है कॉटन, उसको उगाना भी हमने है।
तो उसका बेहतरीन तरीका फिर हम दोबारा रिवर्स होंगे R&D की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ, कि वाज़ेह तौर पर कॉटन की ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कॉटन का ऐसा स्टफ़ भी मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ कंपनीज अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही कम पानी के साथ पूरे 6 महीने की क्रॉप को 3 से 4 इरिगेशन, 3 से 4 आपाशियों के साथ फसल तैयार हो जाती है। ऐसी वैराइटीज़ भी मौजूद हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात ज़्यादा ख़राब हों तो वक्त पड़ने पर उन वैराइटीज़ इकसाम को भी ज़ेर काश्त लाया जा सकता है, जो कि कम पानी के साथ ज़्यादा बेहतर पैदावार देने की सलाहियत रखती हों। पानी की किल्लत की सूरत में ड्रिप इरिगेशन और शावर सिस्टम, जिसको हम रेन सिस्टम भी कहते हैं, ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? देखिए, कॉटन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो ड्रिप इरिगेशन है उसको किसी हद तक आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो रिलायबल कुछ जगहों पे देखा गया है इसको प्रैक्टिस होते हुए, बहुत ज़्यादा रिलायबल सिस्टम नहीं है। उसमें आपकी जो डक्ट्स बिछाई जाती हैं उसका डैमेज हो जाना, बार बार किसी जगह पे उसका ब्लॉक हो जाना, चोक हो जाना। जब आप छोटे पैमाने पे, माइक्रो लेवल पे फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे तो उसको चीज़ें किसी हद तक मैनेजेबल होती हैं। जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे या वास्ट लेवल पे आप फार्मिंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे मैनेजेबल नहीं रह जाती। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, इसको मैं वास्ट लेवल पर, बड़े पैमाने पर तो इसको ज़रा मैं कामयाब या सक्सेसफुल सिस्टम नहीं कहूँगा। बाकी रह जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम या फॉगर सिस्टम, या जिसको आपका ये जो सिस्टम आ जाता है लीनियर पिवट सिस्टम है, और आपका सेंट्रल पिवट सिस्टम है जिसमें शावरिंग की जाती है। तो कॉटन का प्लांट जो है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है, इसके लिए आपके फ्लावर का फर्टाइल होना, पोलिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो या तो इतना ज़्यादा आप एक्सटेंसिव किस्म का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा लें कि आप इवनिंग टाइम पे या फिर लेट नाइट टाइम में इसको शावरिंग करें। अगर आपने फ्लावरिंग के टाइम पे, जो कि सुबह आपका 7 बजे से लेकर आप उसको 12, 1, 2 बजे के दरमियान टाइम होता है, आप शावरिंग करेंगे कॉटन को, उस टाइम पे तकरीबन डेली पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप फ्लड इरीगेशन पे जाएंगे तो वो 6, 7 दिन, 8 दिन से ज़्यादा नहीं निकालती। अगर आप शावरिंग पे जाएंगे तो आपको डेली करना पड़ेगा, शावर करना पड़ेगा। उस शावरिंग से आपके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे, वो पोलिनेट नहीं हो पाएंगे, उनके स्टिग्मा जो है वो वेट हो जाएंगे, उनके पोलन्स, एंथस डैमेज होंगे, जिसकी वजह से उनका अल्टीमेटली जो पोलिनेशन का सिस्टम है वो डैमेज होगा और आपकी शेडिंग हो जाएगी। तो शावरिंग के ज़रिए या सेंट्रल पिवट के सिस्टम के ज़रिए या किस तरीके के फॉगर्स के ज़रिए अगर आप इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आती। किसी भी शोबे को तरक्की देनी हो या बहुत जल्दी ग्रूम करवाना हो तो ना सिर्फ हुकूमत अकेली कुछ कर सकती है, ना फार्मर अकेला कुछ कर सकता है। ये पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सब मिल के काम करती हैं। आपको फ्यूचर करीब में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या कोई ऐसे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी हो, फार्मर भी हो, जीनर भी हो, टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स भी हों, इंपोर्टर्स भी हों, सब इकट्ठे मिल के कोई काम करने की सबील नज़र आती है आपको? देखिए शाह भाई, जैसे आपने क्वेश्चन किया, इसका मतलब तो ये है कि एज ए होल हम एक कौम बनकर सोचें और जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसको हम एज ए नेशन एड्रेस करें। जब तमाम डिपार्टमेंट्स, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का, तो यहाँ पे मुखातब कौम है, कोई एक कम्युनिटी नहीं है, कोई एक शुबा नहीं है। ठीक है, तो इससे साबित ये होता है कि जब भी किसी चीज़ में तब्दीली या तरक्की करना मकसूद हो तो आपको बहसीत कौम सोचना पड़ता है और बहसीत कौम अमल करना पड़ता है। तो उस कौम में तमाम डिपार्टमेंट, रिसर्च से लेकर फार्मर तक तमाम लोग शामिल हो जाएंगे। तो तकलीफ दे बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो कैपेसिटी नहीं है, या फिर टाइम नहीं है, या फिर उनकी इंटेंशन नहीं है, वो करना नहीं चाहते। हर बंदा चाहता है कि हार जो है मेरे गले में आ जाए। तो इस तरीके से तो कामयाबी मज़ीद दूर होती चली जाएगी। जब तक हम अपनी ज़ात को भूल कर, वो एक मुझे इस मौके पे कोटेशन याद आ रही है कि देयर इज़ नो लिमिट दैट व्हाट अ मैन कैन डू इफ़ ही डजंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट, कि इंसान के काम करने की हद कोई नहीं है, कब तक नहीं है, जब वो क्रेडिट लेस ना हो जाए कि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा।
तो बहसीत मजमूई जब तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम स्टेक होल्डर इस तरीके से एक हारमोनी के साथ काम नहीं करेंगे, उस क्रेडिट को इग्नोर कर देंगे कि इसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है या उसको मिलने वाला है या तीसरे को मिलने वाला है, वो बहसीत मजमूई एक कौम के क्रेडिट के लिए काम करें, तब तक कामयाबी के अमकानात नहीं हैं। कॉटन के ऊपर बेतहाशा बल्कि अन्य व पेस्टिसाइड्स के स्प्रे किए जाते हैं जो कि माहौल को बुरी तरह डैमेज करते हैं। ना सिर्फ माहौल को बल्कि इस कॉटन से बनने वाला कपड़ा बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स का सबब भी बनता है। तो कहीं कोई ऐसे इकदामात भी हो रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड्स के बेदरेग इस्तेमाल को कम कर सकें? जी शाह साहब, दो चीज़ें हैं इस हवाले से। आपके सवाल का जो जवाब है वो दो चीज़ों में, दो पोर्शन में मैं देता हूँ। नंबर वन तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज से 15 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो आपके पास अमेरिकन सुंडी थी, उसको मारने के लिए बेदरेग इस्तेमाल होता था केमिकल्स का। चितकबरी सुंडी थी, उसको मारने के लिए बेदरेग केमिकल का इस्तेमाल होता था। लश्करी सुंडी थी और गुलाबी सुंडी थी, फिर रस चूसने वाले कीड़े होते थे। अब आप देखें कि आपने जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ली है, आपके सिंगल जीन वैराइटीज़ आई हैं, तो आपके दो मेजर पेस्ट एस्केप हो गए। उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल आते थे वो भी निकल गए, वो भी आउट हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं बात को बढ़ावा देंगे और लंबी हो जाएगी, तो वो केमिकल निकल गए। मींस कि आपका केमिकल यूज़ काफ़ी हद तक कम हो गया। फिर आपका डबल जीन वैराइटीज़ आई हैं जिनके अंदर डबल जीन इस्तेमाल किया गया था, वो आपका लश्करी सुंडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गई, वहाँ से वो केमिकल निकल गया। अभी भी आप देखें कि गुलाबी सुंडी आपका एक मेजर पेस्ट है जो कॉटन के प्रोडक्शन को, उसकी क्वालिटी को डैमेज करता है। उसके अगेंस्ट पार्शियल कामयाबी आपको मिल चुकी है, पार्शियल थोड़ी मिली है, वो भी इंशाल्लाह अच्छी मिल जाएगी। फिर जड़ी बूटी मारने के लिए आप केमिकल का इस्तेमाल करते थे, वो आपके पास ट्रिपल जीन वैराइटीज़ आ गई। आपने एक, जहाँ पर आपने 4-5 स्प्रे करते थे वहाँ पर एक करें, आपके वीड्स रिमूव हो गए और आपकी फसल जो सिक्योर हो गई। इसके साथ साथ क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज जब आया है, मौसमी रद्दोबदल हुआ है, तो इसमें नमी का तासर बढ़ा है। तो जहां हमने 2-3-4 मेजर पेस्ट को, जो बॉलवर्म, उसको कंट्रोल किया, तो उसके साथ साइड में हमें क्या मिला कि कुछ हमें जो सकिंग पेस्ट थे उसका प्रेशर बढ़ता महसूस हुआ। तो उसके लिए जो कन्वेंशनल ज़रई अद्वियात थी या जहरें थी, उसका इस्तेमाल बड़ा है किसी हद तक। लेकिन मेरा ख्याल में अभी कुछ नई इनोवेशंस आ गई हैं, जहाँ पे 6-8 स्प्रे होते थे, वहाँ पे 3 से 4 स्प्रे के साथ उस फसल को, उस प्रॉब्लम को कवर किया जाने लगा है। ज़रूरत इस अमर की है कि फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसको ट्रेनिंग किया जाए कि किस तरीके से कम जहरों के इस्तेमाल के साथ बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत महंगी फ़रोख्त होती हैं। पाकिस्तान में कॉटन के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या ऑर्गेनिक कॉटन भी कहीं पे पैदा होती है? अगर होती है तो किन एरियाज़ में, और नहीं होती तो उसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगर ऑर्गेनिक कॉटन की प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसको WWF एक इदारा है, वो इसका प्रैक्टिस कर रहा है बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में। उसकी वजह ये है कि ऑर्गेनिक कॉटन को समझने के लिए सबसे पहले कॉटन की फ़िलासफ़ी और कॉटन के पौधे की नेचर को समझना ज़रूरी है। कॉटन का प्लांट जो है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट लविंग प्लांट है, गर्म और खुश्क आबोहवा पसंद करता है, और गर्म और खुश्क आबोहवा में पेस्ट प्रेशर ना होने के बराबर होता है। अगर कॉटन के ऊपर अगर हम देखते हैं केमिकल्स का इस्तेमाल, तो हम देखते हैं कि एक तो नंबर 1 फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो नहीं, उससे बहुत नीचे हम लोग पाए जा रहे हैं, तो उसको हमें केमिकल खादों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा ये है कि क्या कॉटन के ऊपर बहुत सी इकसाम के जो कीड़े हैं वो हमलावर होते हैं, और वो उसकी रीज़न क्या है कि हम ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर कपास को पैदा कर रहे हैं। हम ऐसी पॉकेट्स, क्लाइमेट की ऐसी पॉकेट्स जहाँ पर हमारा आबोहवा गर्म और खुश्क है, गर्म मरतूब नहीं है, वहाँ पे अगर हम कपास को पैदा करेंगे तो वहाँ पर हमारे कम से कम कीड़ों का हमला कपास पर नज़र आएगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऑर्गेनिकली उसको या बायो फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल, उसको कंट्रोल बायो पेस्टिसाइड के ज़रिए कंट्रोल कर पाएंगे,
या फिर हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एरियाज़, वो पॉकेट्स जो हैं, वो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में या तो चोलिस्तान का कुछ हिस्सा बनता है, लेकिन मेजर जो है वो बलूचिस्तान के एरियाज़ है। खरान डेजर्ट आपका है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट खुजदार है, या वो एरियाज़ है जहाँ पर आप ज़ीरो फर्टिलाइज़र किसी हद तक, और स्पेशली ज़ीरो पेस्टिसाइड के साथ आप कपास पैदा कर सकते हैं। तो ये एक वो थीम है कि आपने, अब दुनिया जीएमओ के ऊपर जा चुकी है। पाकिस्तान में तलाश करने से भी नॉन बीटी कपास के बीज नहीं मिलते। जब हम ऑर्गेनिक कॉटन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सक्लूड करना होता है केमिकल फर्टिलाइज़र को, हमें एक्सक्लूड करना होता है पेस्टिसाइड्स को, और हमें कंफर्म करना होता है कि नॉन जीएमओ कॉटन सीड होना चाहिए। ठीक है, तो जब नॉन जीएमओ कॉटन सीड आप लगाएंगे तो मीन्स ये है कि आपको हर किस्म के जो थ्रेट्स हैं पेस्ट के, उसको आपको कंट्रोल करना है थ्रू क्लाइमेट। तो आपको उस किस्म के जो अडॉप्टेबल क्लाइमेट है वहाँ पर लगाएंगे तो काम चलेगा। अब जो इशू यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है कि इस वक्त अडल्ट्रेशन, जितने भी आपकी ब्रीडिंग हो रही है वो सारी की सारी सिंगल जीन वैराइटीज़ के ऊपर या ट्रिपल जीन वैराइटीज़ के ऊपर हो रही है। कॉटन का प्लांट क्योंकि 20 से 30% तक ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पॉसिबल है, तो जितना भी नॉन बीटी जो वैराइटीज़ थी वो सारी की सारी अडल्ट्रेट होकर बीटी में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो ऐसी आइसोलेशन में अगर किसी कंपनी ने या किसी इदारे ने आइसोलेशन में ब्रीडिंग प्रोग्राम अपना चलन किया हुआ है जहाँ पे नॉन बीटी बीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ से आप बीज हासिल करके और एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया तलाश करें जो कि पॉसिबली आपका बलूचिस्तान ही बनता है और जहाँ पे सॉइल कंडीशन भी रिच हों, तो वहाँ पे ये बड़े ही आपके कंट्रोल्ड क्लाइमेट के अंदर ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली मैं ये बात कहूँगा 100% अगर आप ऑर्गेनिक कॉटन की बात करें तो शायद पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग इसको क्लेम कर रहे हैं लेकिन उनका क्लेम 100% ट्रू नहीं है। कॉटन बेल्ट्स के अंदर शुगर मिल्स लगा देने से कॉटन को कितना नुकसान होता है? देखिए, कॉटन मिल के अंदर शुगर केन लगा देने से इतना ही नुकसान हुआ है जितना रज़िया के गुंडों में फंस जाने से हुआ है। ठीक है, कॉटन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई है। एक तरफ शुगर केन आपका है, दूसरी तरफ आपके कॉर्न है, तीसरी तरफ आपका राइस है, और वो अकेली रज़िया है। ठीक है, या तो गुंडों का किला कमा करें या रज़िया को निकालें और कहीं और ले जाएं। बहुत जी अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कौन से काबिल ज़िक्र ऐसे इदारे, डिपार्टमेंट्स हैं जो कॉटन की बढ़ोतरी के लिए, इसकी बका की जंग लड़ रहे हैं? देखें, पिछले 3 सालों में ख़ास तौर पर बिलअमूम 5 साल और बिलखसूस 3 सालों में अगर हम कॉटन की पहले गिरती हुई पैदावार पर एकड़ और ओवरऑल यील्ड, उसके बाद बढ़ती हुई पैदावार को अगर हम एनालाइज करें तो जो दो या तीन मेन प्लेयर आपके सामने आ रहे हैं, उसमें नंबर 1 कैम का नाम आएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उन लोगों ने जो सीकेसी टेक्नोलॉजी दी है जिससे हम कॉटन की फसल के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल कर पाए हैं विदाउट मैन पावर। और दूसरे नंबर पे किसी हद तक जो पिंक बॉलवर्म का कंट्रोल है वो हो पाया है। और दूसरा प्लेयर जो है इसी चीज़ को बढ़ाया है, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है या जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको जो बहुत तेज़ी से बढ़ाया है, उसमें बिला मुबालगा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा नाम जो है वो है अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसमें मैं ख़ास तौर पर उस साहब का जिक्र करना नामुनासिब होगा कि डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक साहब, उन्होंने इस ब्रीडिंग प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर लास्ट 2 सालों में जो कॉटन की हालात बेहतरी हुई है, कॉटन की प्रोडक्शन बेहतर हुई है, इन 2 डिपार्टमेंट्स का मेजर रोल है। और आने वाले वक्त में भी मैं समझता हूँ इस वक्त कैम के बाद जो बड़ा रोल बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिन्होंने बहुत तेज़ी से मार्केट को कैप्चर किया है और फार्मर के फील्ड के अंदर जगह बनाई है और फार्मर की तरफ से अप्रिसिएशन ली है, वो है नाम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का।
इसी बात को मैं अगर बढ़ाऊँ तो आने वाले 2 4 5 7 सालों में मुझे 2 ही प्लेयर कॉटन में कंट्रीब्यूट करते नज़र आ रहे हैं एज़ फार एज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड, या फिर एक्सटेंशन सर्विसेज को किसी हद तक आप इसके साथ अटैच करें। उसमें नंबर 1 तो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, क्योंकि वो लोग इतना काम कर चुके हैं कि अगले 5 7 सालों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मर की वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होंगी। और दूसरा प्लेयर जो है मैं समझता हूँ कि उसको फ़िलहाल आप पेंडिंग रखें, वो 1 2 साल के बाद कहीं दोबारा फिर उसको ज़ेर बहस लाएंगे हम। आप हर साल कॉटन कॉन्फ्रेंस करवाते हैं बिहाड़ी के अंदर, अभी जो रिसेंटली हुई उसके अंदर आपने एक चीज़ बड़ी हटके की, कॉटन कस्टमाइजेशन। ये कॉटन कस्टमाइजेशन क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? शाह साहब, मैंने पिछले कोई 22 सालों से मैं एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो ख़ास तौर पर कपास की फसल से रहा है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी ना पिछले ख़ास तौर पर 10 सालों में, वो ये रही है कि हमारा फार्मर जो हमारी डिक्लाइनिंग यील्ड थी ना, उसकी मेन काज हमारा फार्मर था। वो क्यों था कि हमारा फार्मर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थी उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा था, जो क्लाइमेटिक चेंजेस थी उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो तमाम चीज़ों को एक ही सेट रूल के तहत या एक सेट तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहा था। कि अगर किसी फार्मर की सैंडी सॉइल है तो उसने जो वैरायटी उसका हमसाया लगा रहा है, जिसकी पक्की ज़मीन है वही उठा कर लगा रहा है। एक फार्मर के पास पानी के रिसोर्सेज कम हैं, वो ऐसी वैरायटी का इंतखाब कर रहा है कि सुनी सुनाई के फ़लाँ साहब ने बहुत अच्छी पैदावार ली है तो मैं उसकी ये वैरायटी थी मैं भी ये लगाऊंगा। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि उसके वाटर रिसोर्सेज क्या थे। एक फार्मर ने सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छी और खूबसूरत कॉटन की वैरायटी देखी जो कि बलूचिस्तान में लगी हुई थी, बहुत अच्छी पैदावार दे रही थी। उसने उनसे से देखा कि भाई ये फ़लाँ वैरायटी लगी हुई है, उसने वही उठाई, अगले साल वही लगा ली। उसने ये नहीं देखा कि वो किस टाइप के क्लाइमेटिक जोन के अंदर कपास लग रही थी, किस टाइप की प्रैक्टिस के अंदर लग रही थी। तो मेरे तो चीज़ें जो मेरे क्लाइमेटिक जोन में रहा है वो मेरा चेंज हो रहा है, मेरी आबो हवा है वो मुख्तलफ है, मेरी जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट है मुख्तलफ है, लेकिन उसने वो फसल को देखकर वही चीज़ उठाई वो लगा ली। तो इस सारी चीज़ों को जब मैंने गैदर किया तो उसको फिर एनालाइज़ किया और उसको एक सीक्वेंस में एक प्रोग्राम में सेट जब किया तो उसका नाम आया कॉटन कस्टमाइजेशन। कि आपने अपनी कपास को कस्टमाइज़ करना, मीन के तखसीस करना, मखसूस करना है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्टर्स हैं जो आपकी पैदावार को अफेक्ट करते हैं या उस पर असरअंदाज होते हैं, उसको देखते हुए आपने अपनी वैरायटीज़ का इंतखाब करना है। उसके लिए हमने किया क्या कि 14 मुख्तलिफ टाइप के हमने जोन सेट किए हैं। बिल्कुल भी जो पाकिस्तान में पहले सेट जोन्स थे उससे हट कर हमने मौजूदा क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, मौजूदा सॉइल टाइप्स को देखते हुए, मौजूदा फार्मर की प्रैक्टिसेस को देखते हुए हमने 14 जोन सेट किए हैं। जोन वाइज क्लाइमेट डिफरेंट हो रहा है, जोन वाइज सॉइल टाइप्स डिफरेंट हो रही हैं, जोन वाइज फार्मर की प्रैक्टिसेस बेहतर चेंज हो रही हैं, जोन वाइज उसके रिसोर्सेज बेहतर हैं, मुख्तलिफ हो रहे हैं, और जोन वाइज ही फार्मर का पोटेंशियल भी मुख्तलिफ होता है। इन 4 5 6 फैक्टर्स को सामने रखते हुए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने इकसाम का इंतखाब करना है। कपास की इकसाम का, कपास का इंतखाब बेहतर करके ही आप 50% तक गेम विन कर जाते हैं। जब आपने बेहतर कर लिया है तो आपने अगली चीज़ आपकी आ जाती है क्रॉप मैनेजमेंट कस्टमाइजेशन। कि आपने अपनी एरिया के मुताबिक, अपने क्लाइमेट के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, अपने अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपने अपनी मैनेजमेंट को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, तखसीस करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्लान था कि आपने देखा देखी वाला काम छोड़ना है,
एक ही फसल देखकर अपनी वैरायटी का इंतखाब नहीं करना, आपने प्लान करना है। प्लान किस चीज़ पे करना है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज दस्तयाब हैं, सॉइल के, क्लाइमेट के, वाटर रिसोर्सेज, मेरी अपनी जो कैपेसिटी है और आगे जो मेरे पास टाइम जो अवेलेबल है क्रॉप के लिए, उनको देखते हुए किस टाइप का इंतखाब वैरायटी का होना चाहिए और उसको इंतखाब करने के बाद किस टाइप की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्रॉप मैनेजरियल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमने उस एक अपने थीम के अंदर क्लोज की है और उसका सलूशन देने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसको हमारा फार्मर ना सिर्फ पढ़ने के बाद समझ ले और समझने के बाद प्रैक्टिस कर ले, तो कोई वजह नहीं है कि आप ओवर द ईयर आप अपने यील्ड को डबल ना कर पाएँ। ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि डबल वाला फिगर भी मेरे नज़दीक तो कम है, इससे ज़्यादा के फिगर्स अचीवेबल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया और हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।